एक छोटे से प्रयास में, वह एक बहुत अत्यंत छोटा सा प्रयास जिसमें भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो एक गिलहरी भी अपने मुंह से एक छोटा सा कण ले आकर के पुल निर्माण में अपना अनन्य योगदान कर रही थी। वही प्रयास हम लोक पहल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में और भारत राष्ट्र के एक नागरिक होने के नाते लोक पहल अपना प्रयास कर रहा था कि भारत में राष्ट्रवादी सरकार का विकास हो। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में राष्ट्रवाद के प्रबल पृष्ठपोषक, भारतीयता के प्रतीक, सनातन के उन्नायक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः सरकार का गठन हो, निर्माण हो, और वह सपना साकार और आकार ले लिया है। और पुनः योगी जी दूसरी बार 18वीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार का, मंत्रिमंडल का और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करेंगे। आज हमारे वक्ता के रूप में माननीय श्री प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर, जो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं। हम लोग तो आर्टिस्ट स्ट्रीम के रहे हैं, लेकिन मैंने विद्यार्थी जीवन का वो सामान्य दौर देखा है जब सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, तो उस समय अवकाश हो गया था सर का, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शहर उत्तरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री के रूप में, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के रूप में आप उत्तर प्रदेश शासन के अनिवार्य अंग थे। आपको संसदीय जीवन का अपार अनुभव है, आपको राष्ट्रीय जीवन का अनुभव है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। आपकी संघ आयु भी लंबी है और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप पूज्य सरसंघ चालक पूज्य रज्जू भैया के सानिध्य और स्नेहिल संरक्षण में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज हमारे प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर साहब, जो हम लोगों के गुरुदेव भी हैं और राष्ट्रीय जीवन के राष्ट्रवादी भावधारा के सशक्त हस्ताक्षर भी हैं, नवगठित उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं पर आपका पाथेय उद्बोधन और चेतना पर छाए हुए लाखों लाख उत्तर प्रदेश के निवासियों के चेतना पर छाए हुए जो धुंध हैं, और उनको आशा की एक किरण का प्रस्फुटन कैसे होगा आगे, और कैसा उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, विधि और व्यवस्था कितनी चुस्त और दुरुस्त होगी, लॉ एंड ऑर्डर तो अद्वितीय है, उसी पर उत्तर प्रदेश का मतदान हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश जिसे हम कहते हैं, कानपुर अवध का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र और अंत में पूर्वांचल का क्षेत्र, बलिया से बदायूं तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, यह जो विस्तृत परिक्षेत्र है, बांदा बुंदेलखंड के इलाके से लेके और सुदूर बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती और गोरक्ष के परिक्षेत्र में चहुओर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली हुई है। यह जो सार्वव्यापकता है, वोट प्रतिशत के रूप में, सीट के रूप में, विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में, वोट प्रतिशत के रूप में, यह जो अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है, वह राष्ट्रवाद की भावधारा की विजय है। भारत में एक नए अभ्युदय का प्रतीक है, भारत में एक नव जागरण का प्रतीक है। और इन सब के लिए हम लोगों के बीच हमारा मार्गदर्शन, हमारा पाथेय और भारत के भावी भविष्य, भारत को विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए जो हमारा पदचाप है, वह सुनाई दे रहा है। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में राष्ट्रीय नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व में, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश। और इसमें कई संदेश हैं। जाति की सीमाएं टूटी हैं, धर्म की प्राचीरों पर गहरी चोट हुई है, धर्म की कट्टरता पर चोट हुई है, सनातन का अभ्युदय हुआ है। अब हम किसी भी मंच से वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम का उद्घोष करने में अब जनता का कोई वर्ग, उसमें किसी प्रकार का मालिन्य, जो सेकुलर मालिन्य हो जाता था, उसके बंधन अब तार तार हो गए हैं, बिखर गए हैं। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आने के बाद 500 वर्षों का कलंक भी धुला है। भारत एक जो गुलामी का साया था, उससे बाहर आया हुआ है। इन समस्त विषयों को एकीकृत और समकृत करने के लिए
हमारे प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर का पाथेय प्राप्त होगा। और लोक पहल की एक सामान्य सी परंपरा है कि हम अपने मुख्य वक्ता को बुलाने के पहले उसका एक सार संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए लोक पहल के अनन्य कार्यकर्ता और युवा अर्थशास्त्री ईश्वर शरण महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के सहायक आचार्य डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि सर को विधिवत रूप से आमंत्रित करें और पुनः माइक हमको दें। जी, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, एक बार पुनः इस लोक पहल अभियान के साथ हम एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। तकरीबन 1 साल पूर्व में इस प्रयागराज में इस लोक पहल अभियान की स्थापना हुई और आज के जो हमारे वक्ता हैं वह उसके संस्थापक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन हमें 1 साल पहले से और अब तक अनवरत रूप से प्राप्त होता रहा। यह निस्संदेह एक उद्घोष का समय है जिस सरकार को मजबूती देने और सरकार और लोक बल के बीच में जो एक संबंध है उसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जिस लोक पहल अभियान की शुरुआत तकरीबन 1 वर्ष पूर्व प्रयागराज में हुई, मुझे यह इस बात की खुशी है, मैं इस बात को सभी से साझा करते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हम लोग लगातार इस तरीके के आयोजन विभिन्न विषयों पर जिसके लोक बल के जो काम हैं, लोक बल की जो समस्याएं हैं, लोक बल को जो विश्वास बहाली के लिए जो जरूरी उपकरण हैं, वो इस जो एक विचारधारा है जिसके माध्यम से लोक पहल ने लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है और जो लगातार सरकारों को फीडबैक के रूप में सरकार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने एक विस्तृत फलक फिर से खुल गया है, यह उद्घोष का समय है। मैं अपनी बात को और अपने मुख्य वक्ता को भी इस बात के लिए भी एक लोक पहल के आगे की जो रूपरेखा है उन दोनों ही चीजों को बांधने के परिप्रेक्ष्य में एक प्रस्तावना के रूप में मैं अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं कि कुछ जवाब के घेरे में एक सवाल सा रह गया था। कुछ जवाब के घेरे में एक सवाल सा रह गया था। मेरी आंखों में कुछ तो था जिसे भांपता रह गया था। तार बिजली से लंबी थी ख्वाहिश मगर मैं किसी मुश्क नाफा की तरह दौड़ता रह गया था। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की दिशा में पिछले 5 वर्षों में जो काम हुए, उन्होंने हर हाथ को मुमकिन न था मदावाए रोजगार मैं शहर भर जिसे ताकता रह गया। पिछले 2 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश में जो रिवर्स माइग्रेशन की चुनौतियां और उनको जीविका प्रदान करने की चुनौती का सरकार ने जिस बखूबी से सामना किया है वह एक अप्रतिम उदाहरण है और ये एक विश्व के लिए एक बिल्कुल ही अद्भुत उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश जहां पर 1 लाख गांव से अधिक का प्रदेश है और ये 1 लाख गांव ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ओट में अपनी गुजर और बसर कर रहे हैं, उनके लिए हर हाथ को मुमकिन न था मदावाए रोजगार मैं शहर भर जिसे ताकता रह गया। एक सफर पर चले मुकम्मल जहां के लिए मेरे गांव का नाम सरकारी इमारत रह गया। कुछ ऐसी ही परिदृश्य में उत्तर प्रदेश जब हम आज एक आजादी के अमृत महोत्सव की वर्ष में हैं, तो ये एक तस्वीर पेश करता है जो उत्तर प्रदेश के लाखों गांव में से लाखों गांव में की एक ओट में रहने की एक साझा तस्वीर है। और जब आजादी के इस अमृत महोत्सव की दहलीज पर लोग तसल्ली टटोलने के लिए निकलते हैं तो उन्हें एक ऐसी मजबूत और
जिसको बुलडोजर सरकार के मुहावरे से अगर नवाजा जाए तो ये कहना उचित ही होगा। अपनी विश्वसनीय और अपनी त्वरित सरकार के मुहावरे को चरितार्थ करती सरकार ने अपने 5 वर्षों में जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, उससे उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की राह की ओर अग्रसर कर दिया है। आत्मनिर्भर प्रदेश को आत्मबल देने के लिए हमें क्या करना है, इसकी हमें एक रूपरेखा, एक मंथन का आज दौर है, जिस बारे में हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह जी, इस पर विस्तृत वार्ता करेंगे। मैं उसी की एक प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहा हूं कि बिजली और पानी और सड़क के बाद शौचालय और आवास और उस पर भोजन की सुनिश्चितता ने उत्तर प्रदेश को न केवल आत्मबल की मजबूती से भर दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश से एक उत्तम प्रदेश के रूप में एक स्वाभिमान की राह पर चल निकला है। हमारे सामने चुनौतियों का पहाड़ है। हमें उन चुनौतियों से एक एक करके पार पाना है। मैं अपने वक्ता से जरूर गुजारिश करूंगा कि ये जो गांव का उत्तर प्रदेश और जो शहर का उत्तर प्रदेश है, उसकी खाई को हम, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़ी हुई समस्याएं हों, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलू के किसानों की समस्याएं हों, चाहे वो मुजफ्फरनगर के गन्ना किसानों की समस्याएं हों, या वो बनारस के आसपास के बुनकरों की समस्याएं, उन सभी से हमको जोड़ना है। हमें उत्तर प्रदेश में जो गांव और शहरों के बीच की जो खाई है, उसको किस तरीके से पाटना है, उसकी क्या रूपरेखा हो सकती है, जिस पर विचार मंथन हम निसंदेह सरकार को प्रेषित कर सकें एक कॉन्क्रीट फॉर्म में। और मैं बिल्कुल बहुत उम्मीद से लवरेज हूँ। वो कहते हैं कि अगर हो इरादा तो कोई रास्ता निकलता है, देर की दहलीज पर हवा से लड़कर भी चिराग जलता है। हमारे आज के वक्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे महान केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिक्षाविद रहे हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद के अनुभव भी उनके साथ हैं, और उससे भी बड़े वह एक ऐसे सुलभ और सरल कार्यकर्ता हैं जिनका मार्गदर्शन न केवल हमें मिलता रहता है बल्कि हमें आवश्यक ही है। मैं उनको बड़े विनम्र भाव से उनको आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात को रखें। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षमणि जी। अब उत्तर प्रदेश की अब जिस विषय पर सर का पाथेय प्राप्त होगा, आप मंत्रिमंडल के अंग रहे हैं, हम लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में केवल वो पढ़ते हैं और आपने उसका प्रयोग किया है, अभिनव प्रयोग किया है, और उत्तर प्रदेश के सफलतम मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों में आपकी संगणना की जाती है। आपकी सादगी, आपकी विनम्रता, आपकी सरलता अद्वितीय रही है। हर कार्यकर्ता अपने रूप में आपको पाता है और आपकी सहजता शायद ही आज की राजनीति में दुर्लभतम हो गई है। वो आप लिप्त प्राय बिंदु हैं जो मूल्यों मानकों पर जीने वाले हैं। आपको वो पाथेय के लिए मैं सहज और बहुत अत्यंत विनम्रता से आपको आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर सर। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह। लोक पहल के अंतर्गत जो आज विषय है कि वर्तमान सरकार जो बन रही है इसकी प्राथमिकता क्या होगी। मुझे याद है जब चुनाव हो रहा था, उसमें चुनाव के पहले वर्तमान सरकार योगी जी की सरकार है, इसकी उपलब्धियों पर मुझे अपना विचार रखने का अवसर मिला था। क्योंकि पूरे देश के अंदर 5 प्रदेशों के चुनाव, विधानसभा में चुनाव हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। मैं विशेष रूप से आज उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल से हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिस तरह से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुधारी, सुशासन लाया, उसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की जनता ने हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी को बहुमत दिया। 273 सीटें बीजेपी और अलायंस को मिलकर उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं, जो कि 2/3 है। ये रिकॉर्ड है।
ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 37 वर्षों पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दोबारा रिपीट हुए। ये ऐसी सरकार है, दोबारा जो चुनाव हुआ है उसमें उस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो अनेकों रिकॉर्ड इस विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बने हैं। उसका अगर 6 मैं देना चाहूंगा तो कठिन परिश्रमी थे ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहूंगा। जहां तक प्राथमिकताओं की बात है, नई सरकार बन रही है, 1 सप्ताह के अंदर हमारे नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। मैं प्रारंभ में अपने मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना क्योंकि प्रदेश की जनता को योगी जी से, वर्तमान सरकार से बहुत अपेक्षा है और इसलिए जो हमारी प्राथमिकताएं बने वो प्रदेश के हित में हो, जनता के हित में हो, युवाओं के हित में हो, छात्रों के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, किसानों के हित में, इतने की योजनाएं बननी चाहिए। और मंत्रिमंडल में अच्छे लोग, स्वच्छ छवि के लोगों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाए, जिससे वास्तव में देखा जाए जिसके लिए हमारी पार्टी जानी जाती है। मैं प्रारंभ में बात करूंगा, पहला मुद्दा रखूंगा कि स्वास्थ्य, किसी भी देश के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बहुत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि आगामी जो हमारे सरकार बन रही है इसमें प्रदेश की स्वास्थ्य की चिंता जरूर मैं कर सकता हूँ। पिछले 5 सालों के अंदर हमारी योगी जी की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत चिंता की। कोरोना जैसा व्यापक महामारी थी, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, जिसके कारण दुनिया के अनेकों देश जो कि साथ घबरा, अमेरिका जैसे देश में भी कोरोना जैसे महामारी को दूर करने का संकट आ गया। लेकिन इतना बड़ा हमारा देश था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में हमारे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ एक जंग छेड़ा गया। हमारे डॉक्टरों ने, हमारे इस पे जुड़े हुए लोगों ने इस तरह की सेवा की, उसके कारण से कोरोना को हमने मात दी है। मतलब अपने जो चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए वैज्ञानिक है, अपने स्वदेशी वैक्सीन का भी इजाद किया है। 2 से ज्यादा हमारी वैक्सीन हमारे देश के अंदर बनी है, जिसका उपयोग हमारे देश में नहीं अनेकों देशों में किया गया। दूसरे देशों को निःशुल्क हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो वैक्सीन दी है। तो जिससे मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में स्वास्थ्य सेवा में, मुझे याद है मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं भी SGPCI में भर्ती थी, मुख्यमंत्री जी को भी हो गया, वो भी भर्ती हुए, 2 दिन वहां रहे, उसके बाद उन्हें चिंता थी प्रदेश की, तुरंत वहां से चले गए अपने आवास को लेकर पूरे प्रदेश की किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जाए, वहां से उन्होंने निर्देशित किया, आदेशित किया। तो मैं कह सकता हूँ उसके कारण से प्रदेश के अंदर कोरोना कंट्रोल। और देश के अंदर अनेकों प्रदेश, अनेकों मुख्यमंत्री, क्या कोई भी मुख्यमंत्री कोरोना काल में चिकित्सालय में गया होगा, मरीजों से मिला होगा, लोगों से व्यवस्था देख के नहीं गया होगा? अगर कोई गया है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी गए। तो इस तरह से स्वास्थ्य सेवा कोरोना के खिलाफ एक तरह से सही अर्थों में प्रयास किया है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा की बात, हमारे प्रदेश के अंदर ये सरकार का संकल्प है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। देखिए, मैं अपनी सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेज खोल लें, जरूर खोलें, लेकिन वहां पर डॉक्टर हो, चिकित्सा की सारी सुविधाएं हो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नाम से खुलने से नहीं काम चलने वाला। वहां पर यह डॉक्टर्स उपलब्ध हो, सारी आवश्यकता है जिससे उस जनपद के लोगों को सब तरह की चिकित्सा सुविधा वहां पर मिल सके, इसकी चिंता किया जाना चाहिए, यह आवश्यक है। और गरीब व्यक्ति को तो दवा कर ही सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को दवाएं भी, चाहे हमारे हॉस्पिटल हो, सरकारी अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज, निःशुल्क दवाएं मिलती। कई बार देखने को मिलता है, हम लोग तो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, देखने को मिलता है मेडिकल कॉलेज में, सरकारी अस्पतालों में कुछ तो दवाएं मिल जाती है, देश के लिए पर्चा लिख दिया जाता है तो गरीब व्यक्ति बाहर से खरीद। तो इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि गरीब व्यक्ति को दवाएं निःशुल्क मिले, अस्पताल में दवाएं मिले। और कई बार देहात से अस्पताल तक लाने में लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए मोबाइल जो एम्बुलेंस हो, जो मूवमेंट हो, इसके लिए और इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे कहीं पर कोई अगर जाना चाहे मरीज को तो वहां से उसको अस्पताल में ले जा सके, इस तरह की व्यवस्था हो। और जो एक सबसे बड़ी चिंता बात जाते हैं स्वास्थ्य देहातों में, सरकारी अस्पताल जरूर है, लेकिन वो अस्पताल में आप डॉक्टर नहीं हैं भी तो जाते नहीं, वहां पर अन्य लोग नहीं, वहां सुविधाएं नहीं, क्योंकि तो ज्यादातर तो लोग देहात में ही अपनी चिकित्सा कराना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध है, ये नई सरकार जो बनेगी, जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री होंगे, चिकित्सा
मंत्री होंगे उनसे कि जो इस व्यवस्था को सुधार करें, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे मजबूती से हो। अब दूसरा बिंदु लेना चाहूंगा शिक्षा को। मैं भी शिक्षा से जुड़ा हूँ, आप सब लोग भी शिक्षा से जुड़े हैं। किसी भी देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था मेरुदंड है पूरी विकास। वो शिक्षा से पढ़ा हुआ है व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की, उस देश की अच्छी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ पिछले 5 साल के अंदर शिक्षा में विस्तार हुआ, कई विश्वविद्यालय खोले गए, कॉलेज भी खोले गए। लेकिन आज हम ऐसे, मैं एक शिक्षक होने के नाते, पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते, ये मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में, कॉलेज के अंदर शिक्षकों की कमी। अगर शिक्षकों की कमी होगी तो किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता है, किस तरह से हमारे जो छात्र छात्र हैं एक पूरी तरह जाते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, महाविद्यालयों के लिए पढ़ने के लिए, उनको सही शिक्षा मिल सकेगी, वो दिक्कत है। तो टॉप प्रायोरिटी में मेरी नई सरकार से जो भी हमारे शिक्षा मंत्री की शिक्षा होंगे, माध्यमिक होंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री होंगे, टॉप प्रायोरिटी के अंदर 1 महीने के अंदर जितने रिक्त पद शिक्षक होंगे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, बेसिक, माध्यमिक में, उन शिक्षकों के पद को प्रायोरिटी से भरा जाए। और जिससे निश्चित रूप से मैं कह सकूंगा, अगर शिक्षकों के पद भरे जाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होगा। और इसी के साथ साथ मेरा ये भी कहना, शिक्षा जो आज सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज है, चाहे माध्यमिक से लेकर हायर एजुकेशन, हर क्षेत्र के अंदर जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज चल रहे हैं उनमें बहुत मनमाना चल रहा है। कोई मानक नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मुझे मालूम है कई ऐसे प्रदेश के अंदर बीएड कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस, कई ऐसे लॉ कॉलेज, केवल वहां एडमिशन ले लिया जाता है, फीस दे दीजिए आपको डिग्री मिला। इससे कहाँ शिक्षा हो जाने वाली। तो इस पर कड़ाई करने की आवश्यकता है। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हो, किसी भी स्तर के हो, वहां मानक बने, शिक्षक की नियुक्तियां हो, उनको वेतन सही मिले और सरकार निश्चित करे कि वहां पर कितना वेतन शिक्षक को मिलना चाहिए। कई जगह हमसे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब से दस्तखत इतने करा लिया था, लेकिन वेतन कम मिलता। तो इस व्यवस्था को सुधार किया जाना चाहिए। जब सुधार होगी, सेल्फ फाइनेंसिंग के भी आज हमारे प्रदेश में बहुत कॉलेजेस हैं, तो उसको भी ठीक किया जाना चाहिए, तभी टोटलिटी में हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ साथ मेरा ये भी कहना, जब शिक्षकों के हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज के, हमारे उच्च शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, जितने हर वर्ष में पद रिक्त होते हैं, ये तो पता रहता है अगले साल कितने रिक्त होने वाले, उसका एडवांस में क्यों नहीं विज्ञापन हो सकता। एडवांस में विज्ञापन हो जाए, संरक्षण हो जाए, जैसे पद रिक्त होता है वहां पर नियुक्ति हो जाए, पारदर्शी माध्यम से लोगों को विश्वास हो कि हम आयोग में जा रहे हैं। हमें पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी चाहते हैं, उसके आधार पर नियुक्ति मिलेगी तो निश्चित रूप से अच्छे लोग चुने जाएंगे शिक्षक, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रदेश के अंदर सही ढंग से हो सकेगी। इसका मेरा मानना है, इस तरह की शिक्षा के अंदर व्यवस्था बननी चाहिए। इसी के साथ साथ मेरा ये भी इसी एक और बात कहना, जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें फाइनेंशियल ग्रांट भी मिलनी, तो कई बार दिक्कत होती है हमारे प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ ग्रांट नहीं मिलती। इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर तो वहाँ के लोग मैनेजमेंट कहते हैं वेतन कैसे। इसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, किस तरह की वहाँ की व्यवस्था ठीक हो। और अभी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, बोर्ड की परीक्षा है ठीक से हो। आपको मैं आज चैनल के माध्यम से, लोग पहल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं 91-92 में जब उच्च शिक्षा मंत्री बना, माननीय राजनाथ सिंह माध्यमिक शिक्षा मंत्री, काला सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके पहले बोर्ड में कितनी नकल हो गई। नकल दूर करना असंभव था, लेकिन उस समय के कल्याण सिंह सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया, कठोर कानून बनाया, उसके कारण से उसमें नकल पूरी तरह से रुक गई। हम कह सकते हैं कि भाजपा सरकार के अंदर नकल कम हुई, नकल रुकी है, लेकिन इसमें और अंकुश लगाने की आवश्यकता है। तो जो पढ़ने वाला छात्र साल भर मेहनत करता है, मेधावी छात्र, उसके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए मैं इस सरकार से अपेक्षा करूंगा कि जो भी परीक्षाएं हमारी यूनिवर्सिटी को, डिग्री कॉलेज को, माध्यमिक को, उनमें पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से परीक्षा होनी चाहिए, इसी तरह उसमें नकल। लेकिन हम शिक्षा, हमने डिग्री प्राप्त कर ली,
रोजगार के अवसर, रोजगार नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के पास। लोग अब पीएचडी, एमटेक, इंजीनियरिंग पास किए हुए लोगों को रोजगार नहीं। तो इन क्षेत्रों के अंदर जितनी भी वैकेंसी है वो भरी जानी चाहिए, और इसके माध्यम से निश्चित रूप से पदों का भी आवश्यकता जहाँ पर है वहां पर पद सृजन हो, जिसके माध्यम से लोगों को नियुक्तियां मिले। महिलाओं के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार बहुत अच्छा काम हमारी योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों योजनाएं, ये भी सरकार ने निर्णय लिया कि हर थाने के अंदर एक महिला सुरक्षा डेस्क रहे, जहाँ पर कोई महिला जाएगी वो अपनी रिपोर्ट दिखा सकती है, वहाँ महिला इंचार्ज पुलिस का रहेगा, उसको हर तरह की मदद करे। लेकिन इसको सुधार करने क्या होता है, आज भी थानों के अंदर महिलाएं जाने में डरती हैं, ये डर समाप्त होगा। इसके लिए भी कोई इस तरह की व्यवस्था हो कि महिलाएं थाने में जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनको किसी तरह का डर की बात नहीं होनी चाहिए। और एक महिलाओं के लिए हमें मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप तो नहीं, उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया। उनका सपना था कि महिलाओं की शिक्षा स्नातक स्तर तक निःशुल्क होनी चाहिए। मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था मैंने इसका प्रयास किया, और उन्होंने लखनऊ में, मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री, तो महिलाओं के लिए 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुला, महिलाओं के ही नहीं, हम तो कहते हैं प्रथम चरण में महिलाओं के स्नातक स्तर की डिग्री है, जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए। और उसके बाद लड़कों के लिए भी की जा सकती है। जब हमारी शिक्षा निःशुल्क होगी तो निश्चित रूप से हमारे छात्र छात्राएं पढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। इसीलिए मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, हमारे जो सर्विस क्लास के लोग हैं, महिलाएं जो घर में रहती तो डिग्री प्राप्त करना चाहती, नहीं कर सकती, तो पहले बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय खोला था, राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय, जिससे कोई सर्विस क्लास का व्यक्ति है वो वहां से अपनी डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षा जो प्राप्त करना चाहता है, जिसके मन के अंदर ये सोच है, वो मिले। तो उस समय हम लोग ने उत्तर प्रदेश राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय खोला। मुझे प्रसन्नता है उसके अनेकों ब्रांचों पूरे प्रदेश के अंदर हो गई, और आज लोग उससे डिग्री प्राप्त करते हैं। युवाओं छात्रों के संदर्भ में, युवाओं को ये तो ठीक है, हर एक को रोजगार नहीं मिलता, इसके लिए केंद्र भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट एक मंत्रालय भी बनाया। उत्तर प्रदेश में भी स्किल डेवलपमेंट में के माध्यम से काम होगा। लोगों को स्टार्टअप बढ़ावा दिया जाए, इसको और बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोग जिनके पास छोटा मोटा स्किल है उनको अगर पैसा मिले, सहयोग मिलेगा, ट्रेनिंग मिले, तो अपने आप स्किल डेवलप कर सकेंगे, स्वरोजगार वो उत्पन्न कर सकेंगे। इसके लिए सोचने की आवश्यकता है, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर अनेकों जिले जिसकी एक अपनी विशेषता है, जैसे भदोही है, कालीन बन, मुरादाबाद है, पीतल का बहुत काम होता है, कहीं पर कांच के काम है। तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको उन्होंने लिया है कि हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम बढ़ावा देंगे, हर तरह के उसको बढ़ावा देंगे। उसके कारण से जिलों के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा और आय का एक साधन मिलेगा। इसकी बहुत आवश्यकता। हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव के दौरान एक घोषणा की थी कि जो ग्रेजुएशन स्तर क्या हमारे इंटर पास है, उनको 1 टैबलेट और स्मार्ट मोबाइल कुछ को दिया। मैं चाहूंगा कि हमारे जो ग्रेजुएट में पढ़ रहे छात्र छात्राएं, विशेषकर साइंस के और जो टेक्निकल उसमें पढ़ रहे हैं, उनको तो कम से कम परीक्षा के आधार पर स्मार्ट मोबाइल और टैबलेट वो दिया जाए, जिससे कि वो अपनी शिक्षा कर सके, इसका लाभ। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इस बात के लिए वास्तव में देखा जाए बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, उसको कनेक्ट करने के लिए कई उपाय, जैसे कनेक्टेड रोड के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इतना बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक समय के अंदर तैयार कर दिया, इतनी अच्छी सड़क बनी। गंगा एक्सप्रेस मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे, उसका जो शिलान्यास हुआ वो विकास शुरू हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, अनेकों बड़ी बड़ी एक्सप्रेस वे केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। तो कनेक्टिविटी इसमें गति लानी चाहिए, सड़क के निर्माण में क्वालिटी मेंटेन की जानी चाहिए, वो हो रही है, उसको और देखते जाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से एक ही कनेक्टिविटी में एयर कनेक्टिविटी हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी है। इसका भी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, लेकिन इसको और बढ़ावा, इसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। जैसे प्रयागराज से
कई बड़े बड़े प्रदेश, कई प्रदेशों में जाने के लिए कनेक्टिविटी है। अभी भी कई प्रदेशों में, कई शहरों में जाने की कनेक्टिविटी नहीं है। तो एयर कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देना चाहिए और उसमें भी सारी सुविधाएं मिले। और बिजली का, बिजली हम तो कह सकते हैं पिछले 5 सालों के अंदर बिजली का उत्पादन भी बढ़ा प्रदेश के अंदर, बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। पहले हमें याद है, हम लोग प्रयागराज के अंदर चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कटौती हुआ करती थी, लगभग कटौती नहीं थी। बड़े शहरों में 24 घंटों में बिजली मिल गई। उससे छोटे जो शहर है उसमें भी 20 घंटे 22 घंटे, छोटे छोटे गाँव में भी 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल गई। तो बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, बिजली का जिससे लोगों को लाभ मिले। क्योंकि अगर आपने स्मार्ट मोबाइल दे दिए, आपने टैबलेट दे दिया, अन्य कोई सुविधाएं दे दी, अगर बिजली नहीं तो कहाँ से चार्ज करेगा, कैसे उसका उपयोग हो? तो निश्चित रूप से बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। लेकिन इसमें जनता को परेशानी नहीं हुई। मीटर सही मीटर लगे। कई बार शिकायत होती, मीटर सही रीडिंग नहीं देते, उसमें जो बिल आता है वो सही नहीं आते। इस व्यवस्था को पूर्ण बनाना चाहिए जिससे लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना। हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान हैं। मैं गन्ना मंत्री भी रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत गन्ना होता है, वहां गन्ना किसान के साथ पूरा होल्ड। इसके पहले की जो सरकार होती थी, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होता, मूल्य वृद्धि नहीं होती। ये हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने गन्ना किसानों को मूल्य लगभग मैं कह सकता हूँ 100% भुगतान कराया, उनका मूल्य भी बढ़ाया। गन्ना किसान संतुष्ट है। लोगों को उन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया, जिसके कारण से बड़ा भारी आंदोलन उन्होंने किया था और उनकी मांग को हमारे प्रधानमंत्री ने मांगी, इसके कारण से आंदोलन समाप्त। निश्चित रूप से किसान हमारा अन्नदाता है। तो याद बहुत पहले कभी जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, गेहूं की इतनी कमी थी, विदेश से फील्ड पोल्ट्री के नाम पे अमेरिका से गेहूं इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो लेकिन आज हम आत्मनिर्भर, कृषि के क्षेत्र में, अन्न के उत्पादन के क्षेत्र में आज भारत आत्मनिर्भर है। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान है, चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश। आज पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग कहते हैं डीजल बढ़ रहे हैं, जो गैसों हल है। मुझे याद है उस समय जब मंत्री था, राम नाईक जी हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे, उस समय जो है सीरा होता है, उसके एनहाइड्रस अल्कोहल बनाने से उसको पेट्रोल में मिला करके हम उसको गाड़ियों में यूज कर सकते हैं, जिसकी अब शुरुआत बढ़ रही है दुनिया के अनेकों देशों में। विशेष रूप से वहां पर 30-35% मिला करके उसको यूज किया जाता है। अगर ये यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी तो पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम हो जाएगी, फिर नहीं दिक्कत होगी। तो निश्चित रूप से इससे किसानों को लाभ मिलेगा, वो अपना गन्ना अगर बेचेगा, उसके बाई प्रोडक्ट होगा, उससे उसको लाभ मिल सकेगा। और इसी के साथ हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा? अच्छा बीज मिले, खाद उसको मिले, समय खाद कमी न हो, जो खाद चाहता है वो मिले, अच्छे बीज मिले, तो जिससे निश्चित रूप से या मैं इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा। भविष्य में भी इसको चिंता करें कि किसानों का अगर ऋण है, ऋण के कारण से अगर कोई किसान परेशान है तो किसानों को ऋण माफ किया जाना चाहिए, माफ किया गया। भविष्य में भी किसानों की चिंता की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति न बने कि किसान कभी आंदोलित हो। पहले से एडवांस में अगर किसी किसान किसी समस्या के लिए परेशान है, इसका निदान कर देना चाहिए। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, इससे उत्तर प्रदेश हमारा देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 बन सकेगा। इसके साथ साथ सार्वजनिक, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई हैं, वृद्ध के लिए, दिव्यांग के लिए, विधवाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए अनेकों पेंशन की योजनाएं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं। मैं आपने लोग पहल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा। इसके लिए फॉर्म है, इसका फॉर्म है, लोग भरे, अप्लाई करें, तो इसमें लोगों को पेंशन मिल सकती है और उसमें दिक्कत न हो। हम तो कहते हैं इसके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। इसके लिए अगर एक हर महीने में कुछ दिन तय कर दिए जाने चाहिए, लोग आए, वहाँ फॉर्म भरने की व्यवस्था हो, जिससे लोगों को उपलब्ध हो सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा सर्वजन हिताय का कार्यक्रम है। और हम सब जानते हैं धीरे धीरे भारतवर्ष आज खेल खिलाड़ियों को भी सम्मान करेगा। ओलंपिक में भी भारत के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में भी खेल को बढ़ावा देने के लिए भी मेरठ में प्रधानमंत्री जी ने
खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। इससे हमें लगता है कि निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर खेल को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आपने प्रारंभ में ही कहा कि आप हर बेघर को घर मिले, गरीब तबका, सर्विस क्लास के जो लोग हैं जिनके पास बहुत वेतन नहीं, कैसे मकान बना पाए, तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री आवास योजना, ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से पैसा आर्थिक मदद मिलती है, उससे हम अपना घर बना सकते हैं। इससे घर बनाने में सहयोग मिलेगी। इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है बिना किसी भेदभाव। और इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, अपने आगामी जो हमारी मंत्रिमंडल बनेगा सरकार कि जो शहरों के अंदर जैसे यहाँ पर पीडीए, लखनऊ में एलडीए आदि, अगर शहर का कोई व्यक्ति अपना नक्शा पास करने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, नक्शे नहीं पास। अगर सारी औपचारिकताएं पूरी है तो एक डेडलाइन बन जानी चाहिए, 15 दिन के अंदर उसका नक्शा पास हो जाना चाहिए, जिससे वो नक्शे के अनुसार से अपना मकान बना। तो इससे भी मकान बनाने में, निर्माण में लोगों को सुविधा होगी और जिससे निश्चित रूप से इससे केंद्र सरकार के योजना है कुछ बड़े बड़े शहर इनको स्मार्ट सिटी बनाया जाए। हम लोग में तो प्रयागराज में को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अंदर कई ऐसे शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया गया है, लेकिन उसकी गति बढ़नी और जो निर्माण हो उनमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे। मैं आगामी सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी के जितने शहर है प्रदेश के अंदर उनका समीक्षा होनी चाहिए और उसके लिए प्रदेश सरकार को एक सीनियर अधिकारी को भेजा जाना चाहिए कि किस तरह से वहां पर कार्य हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसे डिले क्यों हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी हमारे अच्छे बने और हमारा प्रदेश स्मार्ट प्रदेश बने, तो इसके लिए देखना चाहिए। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, तो उसको उत्तर प्रदेश में भी स्वच्छ भारत मिशन के हो जा रहा। हम लोग का सौभाग्य है, गंगा जी भी है, यमुना जी भी है, सरस्वती जी भी है, अनेकों नदियां हमारे प्रदेश के अंदर है। उनका जल निर्मल हो, स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो। केंद्र सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। हम लोग प्रयागराज से जुड़े हैं, यहाँ कुंभ होता, अर्ध कुंभ, हर वर्ष माघ मेला होता। इस बार भी माघ मेला समाप्त हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई कि गंगा जल साफ नहीं था, गंगा जल कम था, गंगा में नदी में कम था। तो इस तरह की अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, जिसमें मेहनत की जा रही है, सोचा जा रहा है, जो आस्था का प्रश्न है उसमें वास्तव में देखा जाए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए मैं सरकार को बधाई दूँ। अभी ये बात आई थी आस्था, किसी भी धर्म का मानने वाला अगर किसी का आस्था रखता है उसके पर सम्मान किया जाए। अगर यहाँ का बहुसंख्यक समाज, अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थल है, वहां राम मंदिर बने, किसी को इसमें आपत्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, मैं बधाई देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। उसके फलस्वरूप जिस गति से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, मुझे विश्वास है 2-3 साल के अंदर भव्य राम मंदिर, एक ऐसा मंदिर बनेगा जैसा कि हम सबसे देश के अंदर कोई मंदिर नहीं होगा कि आस्था का विषय था वो बनना। मैंने वाराणसी में किस तरह से वाराणसी वहां पर काफी वहां डेवलपमेंट किया गया, मुझे भी अभी जाने का अवसर मिला था, तो किस तरह से वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। मैं तो चाहूंगा कि मथुरा में भी, मथुरा के अंदर एक कॉरिडोर बनाया जाए जिससे देश के लोग वहां पर भी जाए, उनको सारी सुविधाएं मिल सके। तो एक अंत में इतनी बात मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मेरा ये सौभाग्य रहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा। जब मुख्यमंत्री नहीं तो सांसद थे, गोरखपुर में मेरा जाने का अवसर मिला। उनके नेतृत्व में, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाए। तो कोई भी काम असंभव नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कोरोना जैसा महामारी को प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी ने सामना किया और लगभग कह सकते हैं आज कोरोना मुक्त हमारा देश हो रहा है, तो इसका संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि देखा जाए, मैं चाहूंगा हमारे जितने मंत्रिमंडल बनने रहा कि उसकी प्राथमिकताओं में हर चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे प्रदेश का अन्य विकास हो, और जो सबसे बड़ा जैसा कि आप दिखाता है बुलडोजर,
हमारे ऐसा कोई अगर अभी तक अब तक देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो हिम्मत किया होगा, जो गरीब लोगों की जमीन कब्जा कर लिया होगा, कि किसी को वहां पर ही अपना भवन बना लिया, मिट्टी के भाव लिया और उसको एक तरह सोने के भाव दिया, उस पर अगर बुलडोजर चलाने का काम किया है, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ वास्तव में लोक पहल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मैं लोक पहल के माध्यम से मेरी बधाई है तो काम है कि उत्तर प्रदेश हमारे देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश बने, अग्रणी प्रदेश बने, और छोटी मोटी जो समस्या है उनका हम समाधान कर सकेंगे। इतने कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो जीवन के अनुभव और विशेष रूप से जो अपने प्रशासनिक जीवन के अनुभव बांटे हैं और सरकार की प्राथमिकताओं का जिस प्रकार आरेखन किया है, वह एक सफल प्रशासक ही कर सकता है। सर, यह शरीर में सबसे शक्तिशाली अगर कोई अंग है तो वह मस्तिष्क है, और मस्तिष्क है तो शरीर की उपादेयता उपयोगिता है। शिक्षा किसी राष्ट्र का मस्तिष्क है, और आपने आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा के विषय में एक आरेखन इस सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। आप स्वयं सरकार में रहे हैं और उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय आपकी देन है, आपके चिंतन का प्रकटीकरण है, और वह छोटा सा जो अंकुरण आपने किया था, आज वो वट का महावृक्ष का आकार और स्वरूप ग्रहण कर चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज और उत्तर प्रदेश के अधिसूचित समस्त जनपदों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परिकल्पना में आपका विशिष्ट योगदान रहा है, हम सब जानते हैं। आपने अध्यापक भर्ती पर पारदर्शिता के साथ अपने शासनकाल में और आज माननीय पूज्य योगी जी की सरकार में किस प्रकार शिक्षकों की भर्तियां हों और किस तरह उसका डाटा बनाया जाए कि अवकाश ग्रहण करने वाले अध्यापकों को पूर्व ही विज्ञापन निकाल करके भर्ती की जाए। शिक्षा के जो प्राइवेट केंद्र हैं वो केवल डिग्री बांटने के केंद्र न बने, उस पीड़ा की तरफ आपने ध्यानाकर्षण किया जो सरकार की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। महिला सुरक्षा के विषय में आपने ध्यानाकर्षण किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो सफलतम प्रयोग है, और मुझे बताते हुए यह खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार निर्यात में आज महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर आ गई है। यह योगी सरकार के आर्थिक प्रबंधन और कौशल का परिचायक है। अभूतपूर्व स्थिति तब हो जाती है जब योगी सरकार 31,000 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची रोक करके अपना संसदीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व इतिहास रचती है और 30,000 करोड़ किसानों के लिए इसी एक्स्ट्रा वैगन से फिजूल खर्ची से बचा के दे देती है। तो मुख्यमंत्री जी केवल इसीलिए नहीं जाने जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ही उनका बहुत मजबूत है और इस सुशासन के आधार पर उनको विजयश्री मिली है। राम जी की अनंत असीम कृपा है उन पर, लेकिन यह आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनका अद्वितीय योगदान है। आपने सर जिक्र किया स्मार्ट मोबाइल का, वो हमारी सरकार दे रही है, योगी जी की सरकार, और इस विषय में आपने संकेत भी कर दिया कि आने वाला भविष्य पेंडेमिक सिखाया है कि हमें ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा इतने प्लेटफॉर्म बनेंगे तो हमारे विद्यार्थियों को मोबाइल, स्मार्टफोन वगैरह जो सरकार की प्राथमिकता में है वो मिलना चाहिए। सर, आप गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश के रहे और उस समय आपने भुगतान को, पूज्य योगी जी की सरकार उस दिशा में सकारात्मक पहल कर रही है। आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तरफ आपने ध्यानाकर्षण किया है। आपने आरेखन में कहा है कि सरकार की प्राथमिकताओं में किसान होना चाहिए, उनको ऋण की माफी की जानी चाहिए, और सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया उसी में खर्च किए। दिव्यांग पेंशन की आपने चर्चा की सर, और इस बार की भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो दिव्यांग पेंशन था अब 1,000 हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये इस तरह के आयोजन जनपद में दिन सुनिश्चित कर दी जाए, तारीख सुनिश्चित कर दी जाए, ताकि लाभार्थी पारदर्शिता के साथ अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपने इंगित किया है। यह एक प्रशासनिक पहल अवश्य होनी चाहिए और आपका अनुभव बोलता है। आपने प्रशासन का एक लंबा अनुभव देखा है, संसदीय राजनीति को देखी है, और इस तरह का आरेखन आपने प्रस्तुत किया है। सर्वजन हिताय, भारत के लिए
खिलाड़ियों के प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना, नक्शे के में जितना विलंब होता है नक्शों के पास कराने में, उस तरफ आपने संकेत किया है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह आपका जो ड्राफ्ट है, आपने जो पूर्व परिकल्पना की है, सरकार उसको दृष्टिपथ में रखेगी। इसी के साथ आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी में के सुधारों की चर्चा की, निर्माण में गुणवत्ता जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है उसमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा गया और विनिर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाए। और स्वच्छ भारत मिशन, नदियों की निर्मलता आपने बहुत समेकित कर दिया है। इस सरकार की प्राथमिकताओं को आपकी उस परिकल्पना शक्ति से निश्चित रूप से संबल प्राप्त होगा और उसको उत्तर प्रदेश की भावी जो सरकार बनेगी, 18वीं विधानसभा जब नवसृजित होकर गठित होगी, तो इस ओर ध्यान देगी। नदियों की निर्मलता, आस्था के प्रश्न पर आपने सरकार को बधाई दी है। हम लोग भी अभिभूत हैं। राम मंदिर का अभूतपूर्व निर्माण, देवी पाटन का सुधार, विंध्यवासिनी धाम की काशी का कॉरिडोर, यह आस्था के प्रश्न पर तो इस सरकार ने जबरदस्त कार्य किया है। लेकिन सर, मैं आपकी बातों से ही मुझे सर एक बात और कह देनी है, चूंकि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, अध्यापक हूँ, इसलिए कि सर एक अधिनियम आज भी भारत की संसद में आपको बताना नहीं है सर। एक यथा स्थिति वाला जो अधिनियम नरसिंह राव जी की सरकार में आया था, वह हमारे आस्था के प्रश्नों को कैद करता है। राम मंदिर और अयोध्या के विवादास्पद उस स्थान को तो उससे अलग कर दिया गया, लेकिन आज भी वह कश्मीर की तरह एक बहुत ही बदनुमा दाग है भारत के संसदीय इतिहास पर। इस तरह के अधिनियम बने हैं संरक्षण के। मैं चाहूंगा कि लोक पहल के माध्यम से उस पर भी मंथन और विचारण होना चाहिए। भारत की राजनीति उस प्रश्न पर विचार करे कि गजनवी, बाबर, मीर कासिम, मीर बकी ने जैसे भी इन मंदिरों पर अत्याचार अनाचार किए हैं, उनको वह स्थिति यथा स्थिति नहीं रहनी चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत आभार। एक बात आपने कही जो प्रशासन का मूल मंत्र है कि अगर प्रशासन में इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। और पूज्य योगी जी अभूतपूर्व मुख्यमंत्री इसीलिए हैं कि 1947 के देश की जनसंप्रभुता की प्राप्ति के उपरांत यह प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिनमें अद्वितीय संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति है। आपने मेडिकल कॉलेजों की बात की, डॉक्टरों की, चिकित्सकों की केवल अस्पताल न हो, वह ईंट गारे की दीवार न हो, वहां पर जीवंतता हो और अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता हो, इस ओर सरकार का व्यापक प्रयास हो रहा है। और योगी जी, आपने स्वयं कोरोना के सर आपने झेला है, और उसी कोरोना कालखंड में पूरा प्रदेश कराह रहा था। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भारत की क्या गणना करें, अमेरिका और यूरोप में मृत्यु बेतहाशा तांडव नृत्य कर रही थी। तब अपने सफल साधना, अपने कर्म से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बचाया, और उसी समय उनके पिताजी की असामयिक मृत्यु हुई थी। लेकिन इस सन्यासी ने अंत्येष्टि में जाना मुनासिब नहीं समझा, गए भी नहीं, और उत्तर प्रदेश को संभालते रहे। तो आपकी परिकल्पना और आपकी प्राथमिकताओं का जो आरेखन है, यह सरकार अपने दृष्टिपथ में रखेगी। इसका शुभ कामना, इसका शुभ संकल्प, सत्यम शिवम का संकल्प हम करते हैं। अब लोक पहल की एक मान्य परंपरा है, आप लोक पहल के स्वयं संरक्षक हैं। मैं डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सर का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम नवगठित उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं नामक महत्वपूर्ण एवं बहुक्षेत्रीय विषय पर अत्यंत सारगर्भित एवं सुझावपूर्ण अभूतपूर्व व्याख्यान के लिए मैं लोक पहल मंच के मार्गदर्शक एवं संरक्षक मंडल के वरिष्ठ सदस्य, ख्यात समाज सेवी एवं शिक्षाविद तथा पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर सर के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए समय समय पर चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की न केवल एक समुचित समीक्षा की है, बल्कि सर ने इस आगामी 5 वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण आरेखन जो सुझाव के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। सर ने अपने पूरे के पूरे वक्तव्य में
कई महत्वपूर्ण मुद्दों को केंद्र में रखा, जिसमें कि छात्रों का हित, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, मजदूरों से संबंधित, किसानों से संबंधित हितों, तमाम मुद्दों की बात की। सर ने सुझाव दिया कि मंत्रिमंडल के निर्माण में स्वच्छ छवि के लोगों को रखा जाए। सर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी से जंग में जीत के लिए न केवल सरकार को बधाई दी, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को या आधारभूत जितनी भी उससे संबंधित आधारभूत सुविधाएं हैं उनको सुधारने के लिए भी सर ने सुझाव दिया। इसके साथ साथ सर ने एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प के लिए सर को बधाई भी दी, लेकिन इसके साथ साथ सर ने सुझाव दिया कि उन मेडिकल कॉलेजों में समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, डॉक्टरों की उपलब्धता हो, साथ साथ में गरीब व्यक्ति को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है प्रदान की जाए। सर ने शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्र एवं प्रदेश का मेरुदंड बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि जितने भी पिछले कार्यकाल में कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले गए हैं, सभी में जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सों में जो मनमानापन है, जो खानापूर्ति की जाती है, जिनके अभी तक मानदंड निर्धारित नहीं है, उन पर कड़ाई करने की जरूरत है, उनको सुधारने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो बोर्ड परीक्षाएं और एकेडमिक परीक्षा अभी तक जिनका शेड्यूल गड़बड़ हो चुका है कोरोना के कारण, उनको व्यवस्थित किया जाए, उसका समुचित निर्धारण किया जाए और शिक्षा कैसे रोजगार परक बन सके, इस बात की व्यवस्था भी सरकार करे आने वाले समय में। सर ने महिलाओं के हित के संबंध में सरकार के इस प्रयास प्रति थाना प्रति महिला के सद प्रयास को न केवल धन्यवाद ज्ञापित किया, बल्कि इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि महिलाएं किस तरीके से अपने सुरक्षा के प्रति और ज्यादा सजग होते हुए महिलाओं थानों में ज्यादा से ज्यादा जा सकें, अपनी समस्याएं रख सकें एवं उनके शिक्षण को स्वास्थ्य किस तरीके से ज्यादा जो है वो सुविधाजनक बनाया जा सके, मुफ्त बनाया जा सके, इस बात के लिए भी सर ने सरकार को सुझाव देने का ध्यान का कार्य के लिए अभ्युदय योजना जैसी योजनाओं की बात की एवं उसे किस तरीके से और विस्तृत किया जाए, व्यापक किया जाए, इसका सुझाव दिया। ओडीओपी योजना के तहत सर ने रोजगार सृजन के मुद्दे को किस तरीके से और व्यापक बनाया जाए, इस चीज की बात की एवं स्मार्टफोन और टैबलेट योजना से किस तरीके से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरीके से ज्यादा रोजगार कुशल बनाया जाए और इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल इत्यादि तमाम क्षेत्रों में कौशल विकास को लेकर के किस तरीके से इसे बढ़ावा दिया जाए, इस चीज की सर ने बात की। सर ने एक्सप्रेसवे के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के संबंध में भी बात की एवं बिजली व्यवस्था के रूप में आधारभूत व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाए जाने का सुझाव भी दिया। सर ने किसान के हितों की बात करते हुए जहां पर एक तरफ उन्होंने गन्ना किसानों के लिए जो गन्ना पर्ची कैलेंडर या फिर जो अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं जिसमें कि फ्री बोरिंग योजना है या फिर अच्छा खाद अच्छा बीज उपलब्ध कराने की बात जो सर ने कही और इसके साथ साथ किस प्रकार से किसानों का जीवन और ज्यादा बेहतर बन सके और उनके लिए जो योजनाएं हैं वो किस प्रकार से उनके जीवन को और सुगम और सुलभ बना दे, इस सुझाव को सर ने दिया। और इसके साथ साथ सर ने उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना जो पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत की वृद्धों को, विकलांगजनों को, आश्रितों को आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाती है, उसको कैसे और सुलभ बनाया जाए, उसकी पहुंच कैसे उन लोगों तक हो, इस संबंध में सर ने सुझाव दिया। और इसके साथ साथ आवास योजना, खेल क्षेत्र को और विकसित बनाने के साथ साथ स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा, उसको और गुणवत्तापरक बनाने के साथ साथ स्मार्ट प्रदेश के सपने को साकार करने संबंधी सर ने सुझाव दिया। तो अगर वैसे तो अखिलेश त्रिपाठी सर ने बेहद सुंदर ढंग से सारी चीजों की समीक्षा कर दी है, लेकिन अगर मैं निष्कर्ष के रूप में संक्षेप अगर मैं कहूँ तो किसान, छात्र, व्यापारी, महिला, मजदूर, आश्रित जन, गौ संरक्षण जैसे सभी वर्ग एवं क्षेत्रों के उत्तरोत्तर कल्याण एवं विकास की भावना हेतु विगत 5 वर्षों में किए गए अनथक कर्मठतापूर्ण
सत प्रयास का ही सुफल है कि तमाम कड़ी विरोधी चुनौतियों के बाद भी योगी सरकार को जनता ने इतना प्रचंड जनादेश देकर बहुमत प्रदान किया है। योगी जी के सत प्रयासों ने सुशासन एवं लोक मंगल की न केवल स्थापना की है, बल्कि तुलसीदास जी की इस पंक्ति को पूर्णतः सत्य साबित कर दिया है कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखी न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग ते धूप भानु सम होय। मैं इस कड़ी में आगे सदैव की तरह सुंदर समायोजन के रूप में बहुआयामी विचारों के साथ शानदार कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी कड़ी में लोक पहल के सुंदर परिचय के साथ साथ मुख्य वक्ता का, हमारे आज के मुख्य वक्ता का विधिवत परिचय देने के लिए डॉक्टर हर्षमणि सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम से जुड़े लोक पहल परिवार के मार्गदर्शक एवं संरक्षण मंडल के सभी वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर बाबूलाल आर्य सर, प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी सर, डॉक्टर हरदेव सिंह सर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर आलोक चौहान सर, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही साथ लोक पहल परिवार के सभी कार्यकर्तागण एवं सदस्य गणों के साथ साथ कार्यक्रम के सभी दर्शकगण एवं सभी वर्तमान एवं आगामी श्रोतागणों को कार्यक्रम की सहभागिता एवं उसमें भाग लेने के लिए मैं सभी का हृदय तल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इसके साथ साथ इतने सुंदर कार्यक्रम के ऑनलाइन आयोजन एवं निरंतर देखरेख के लिए मैं आयुष सर का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषिकेश जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से सबके प्रति अपनी कृतज्ञता और अपना आभार ज्ञापित किया है। और सर के प्रति विशेष रूप से आभार, वो तो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और बिल्कुल गागर में सागर भरने जैसी स्थिति थी। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और उत्तर प्रदेश की इतनी सूक्ष्म और गहरी पकड़ के साथ प्रशासन किस प्रकार अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकता है, उसका एक सफल स्केचिंग किया है। वह अभूतपूर्व है, वह अद्भुत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यही समस्याएं हैं और सर ने उसकी समस्याओं की तरफ संकेत किया है और सर ने इशारे में संकेतों में बताया है कि आपकी विजय भी इन्हीं प्राथमिकताओं पर हुई है। अगर इन्हीं प्राथमिकताओं और इसे सन्मार्ग के रूप में अगर उत्तर प्रदेश स्वीकार करेगी तो पूज्य योगी जी की ख्याति चतुर्दिक पूरे विश्व में प्रसारित होगी। और लोक मंगल की कामना के तो वो सन्यासी ही हैं। लोक मंगल उनका आभूषण है, आत्मा का आभूषण है। और अब उनकी संकल्प शक्ति, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अद्वितीय है। योगी जी में राम की मर्यादा है, कृष्ण का उत्कर्ष है और शंकर का मानस भी है। और इन तीनों का समन्वय होता है सत्यम शिवम और सुंदरम में। और प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर ने इसी को आरेखित किया है, इसी को अपना शीर्षक दिया है, इसी का एक वैचारिक दर्शन प्रस्तुत किया है। सर, आपको हृदय से धन्यवाद। आपके पाथेय के लिए, मंत्रमुग्ध कर देने वाले पाथेय के लिए मैं तो सदैव आपका शिष्य भी हूं, आपका छोटा भी हूं। आपका बहुत हृदय से आभार। आपने अद्भुत व्याख्यान दिया है। और लोक पहल के डॉक्टर आलोक चौहान सर, जो मेरठ के अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं, उनका ही यह पूरा आरेखन होता है कि हम इतने लाखों लोगों के बीच अपनी वार्ता कहते हैं, संवाद के सेतु हैं। उनका अद्भुत प्रयास है। और इन सारी की प्रेरणा शक्ति डॉक्टर वीके सिंह साहब से मिलती है, जो हम लोग एक साथ उनके एक कहे पर हम लोग एकत्रित होते हैं, उनके आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं, क्योंकि वो आदेश निर्देश लोक पहल के लिए ही नहीं, लोक मंगल के लिए होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। सभी अपने डॉक्टर वीके सिंह साहब, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जो अपनी सहजता विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अभी राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार के लिए उनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ये लोक पहल परिवार अभिभूत है, गौरवान्वित है और सबकी तरफ से उन्हें हम बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर आलोक चौहान, डॉक्टर विजय सिंह सर, डॉक्टर प्रोफेसर पाथर्डीकर सर, प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी सर, और उन सब में हमारे अभिभावक मार्गदर्शक गौर सर को अपना प्रणाम, विनम्र प्रणाम निवेदित करते हुए लोक पहल के आज के उद्बोधन के लिए वो बार बार उनका मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय, सभी को सादर प्रणाम।